ये ले 10 रुपए कम है, चलेगा ना? क्यों चलेगा भाई? अरे 10 रुपए में क्या होगा यार? 10 रुपए में क्या होगा? पागल है तू? 10 रुपए में मैं अपनी बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूँ, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ, और तू कह रहा है 10 रुपए में होगा क्या? ये ले भाई, रख ले। एकदम सही सुना आपने, 10 रुपए में भी आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। वही बिटकॉइन जो 2011 में 50 रुपए के आसपास था और 2021 में 50 लाख पहुंच गया। सोचो अगर उस वक्त इन्वेस्ट किया होता तो। ये एक वीडियो आपको बिटकॉइन के बारे में हर चीज बताने वाली, हर चीज आपको पता चल जाएगी कि क्या है बिटकॉइन, ये कैसे काम करता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इसकी वर्किंग समझोगे, ये कैसे शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी प्राइस जर्नी की बात करेंगे और इसकी मार्केट एंड एक्सेप्टेंस, और अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो कहां करना है और कैसे करना है, हर चीज आपको बताने वाला हूं। मैं इस साल क्रिप्टो करेंसी पे, बिटकॉइन पे, इन चीजों पे इन डेप्थ रिसर्च कर रहा हूं और वही रिसर्च इन वीडियोस में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मीनिंग क्या है, ये मतलब पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से बना है, क्रिप्टोग्राफी प्लस करेंसी। क्रिप्टोग्राफी मतलब कोडेड लैंग्वेज, एक ऐसी कोडेड लैंग्वेज जिसमें सेंडर को और रिसीवर को मैसेज क्लियर है, बाकी सबके लिए वो कोडेड भाषा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सिंपल एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे आपने देखा, जब आप चैट करते हो ऊपर लिखा होता है योर चैट इज इनक्रिप्टेड। इसका मतलब आप जो भेज रहे हो आपको नजर आ रहा है, जो रिसीवर है उसको नजर आ रहा है। अगर बीच में कोई डेटा के अंदर घुसता है, कोई हैक करने की कोशिश करता है, आपकी चैट पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसको कोडेड लैंग्वेज में नजर आएगा। आपने मैसेज लिखा, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझी थी क्या? ये मैसेज आपने लिखा, आपको नजर आ रहा है, रिसीव करने वाले को नजर आ रहा है। लेकिन अगर कोई सिस्टम के अंदर हैक करने की कोशिश करता है तो उसको ये कुछ कोड नजर आएंगे, ना पुष्पा नजर आएगा, ना फ्लावर नजर आएगा, ना फायर नजर आएगी। और करेंसी का मतलब आपको पता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसी चीज जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो। जैसे आजकल हम नोट्स यूज करते हैं, तो नोट के ऊपर अगर आपने कभी गौर फरमाया हो तो ये लाइन लिखी होती है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100। अच्छा, मैं सोच रहा हूं 500 के नोट पे 100 क्यों लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। है क्या? ये कागज का टुकड़ा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको वैल्यू दी है कि ये 500 रुपए का है। अब आपको क्रिप्टो करेंसी वर्ड का मीनिंग तो क्लियर है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्या है बिटकॉइन, क्या है, इस चीज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझ पाओगे एक स्टोरी के साथ। एक ऐसी स्टोरी, उसके बाद आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में ना कोई छोटे बच्चे को भी समझाना होगा तो आप इस स्टोरी के साथ समझा सकते हो। एक गांव था जहां पे लोग जितना लेन देन थे ना वो पत्थर के साथ करते थे, मतलब उस गांव की जो करेंसी थी वो पत्थर थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी पत्थर उठा के दे दिया, एक अलग सा बड़ा सा पत्थर था जो अलग तरीके से बना हुआ था, अलग मटेरियल का बनता था और दूर कहीं से बनवा कर लाना पड़ता था। तो उस गांव में अगर किसी ने भी कुछ काम करवाना है, मैंने आपसे चावल लिए और बदले में आपको वो बड़ा सा पत्थर दिया, आपने मुझसे गेहूं लिया, आपने मुझे एक पत्थर दिया, मैंने किसी से घर बनवाया, काम करवाया, उसको पत्थर दिया, और इस गांव में सिर्फ 1000 पत्थर थे जो आपस में एज अ करेंसी एक्सचेंज होते थे। अब लोगों को बहुत दिक्कत थी कि कहीं भी जाना है, कुछ भी खरीदना, बड़ा सा पत्थर उठा के लेके जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही है गांव में 1000 पत्थर है, तो हम सारा हिसाब एक कागज पे कर देते हैं। तो कागज पे लिख देते हैं और आपस में वर्बली पता होगा, भाई मैंने इससे इतना काम करवाया तो अब मेरा पत्थर इसका हो गया, उसका पत्थर उसका हो गया। अब ये सारा हिसाब जब पेपर पे आ जाएगा तो इतने बड़े बड़े पत्थर उठाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये हिसाब कौन करे? तो उन्होंने गांव के प्रधान से बात करी। प्रधान ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक मुंशी ले आता हूं, उस मुंशी पे मैं नजर रखूंगा, वो मुंशी के पास हम सब कुछ लिखवा देंगे, किसके पास कितने पत्थर हैं, और जब भी कोई एक्सचेंज होगा बस वो कागज पे लिखते जाएंगे, उसको लिखवाते जाएंगे। अब इस गांव का पूरा हिसाब किताब मुंशी के पास है, प्रधान के पास है, उनको सब पता है किसके पास कितना पैसा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसके घर में क्या चल रहा है, सारा हिसाब उन दो लोगों के पास आ गया। अब कुछ वक्त तो ये सिस्टम चला, कुछ देर तो ये सिस्टम चला, फिर लोगों को तकलीफ होना शुरू हुई, क्योंकि मुंशी एक इंसान है जो कभी गड़बड़ भी कर देता है। किसी ने पैसे खिला दिए, उसके लिए हिसाब बदल दिया, किसी की दोस्ती यारी चली, उसके लिए हिसाब बदल दिया। प्रधान उसका बॉस है, उसके पास पावर है, उसने भी हिसाब के साथ खेल लिया और जब चाहे बदल दिया। आज से आटा जो है वो एक पत्थर का नहीं है, 2 पत्थर का, क्योंकि उसको सब पता है गांव में क्या चल रहा है। अब उन दोनों से परेशान होकर गांव वालों ने सोचा कि कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढते हैं कि हिसाब एक बंदे के पास ना हो, हर किसी के पास हो। जब हिसाब हर किसी के पास होगा तो गड़बड़ नहीं होगी, जब हर घर में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा तो गड़बड़ नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई लेन देन होगा, लेने और देने वाले मिलकर गांव के सेंटर में जो स्पीकर है उसमें अनाउंस कर देंगे, हर घर में कागज के ऊपर वो एंट्री डाल दी जाएगी। एग्जाम्पल देखो ना कि आप जब 50 घर हैं
और सेम एंट्री 50 के 50 घरों में लिखी जा रही है, तो अकाउंट किसी एक के पास नहीं है, सबके पास है। और अगर कोई गड़बड़ करेगा, 49 फैमिलीज ने एक ट्रांजैक्शन लिखी और एक बंदे ने गड़बड़ लिखी, तो वो पकड़ा जाएगा। तो इसको हम सेंट्रलाइज करने की जगह, दो बंदों को कंट्रोल देने की जगह डिसेंट्रलाइज करते हैं, सबके पास कंट्रोल होगा तो गड़बड़ नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि सेंटर में खड़े होकर जब मैंने अनाउंस किया हर घर में अकाउंट मेंटेन हो रहा है, जब हर घर में अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो एक बंदे के पास कंट्रोल नहीं है, और क्योंकि हर घर में अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ा जाएगा। और अगर कोई मेहनत कर कर दूसरे गांव में जाकर वो स्पेशल बड़ा पत्थर बनवाकर गांव में लाता है, मतलब गांव में अब एक पत्थर और ऐड होता है, तो भी स्पीकर पे अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि पता हो गांव में 1000 की जगह 1001 पत्थर है, इस इंसान के पास एक पत्थर और आ चुका है। तो सब कुछ हर घर में रिकॉर्ड होगा। यहां तक समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो नीचे यस लिख दो या फिर थम्स अप दे दो। आगे चलो। अब इस कहानी के साथ आप समझोगे कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन क्या है, और इसको बनाने का जो प्रोसेस है माइनिंग वो क्या है। अब 2008 में सातोशी नाकामोटो ने भी वही प्रॉब्लम फील करी जब गांव वाले फील कर रहे थे कि यार मेरा पैसा है, मेरी मेहनत की कमाई है, इसके बारे में बैंक में बैठे लोगों को क्यों पता हो, हर किसी को मेरा हिसाब क्यों पता हो, गवर्नमेंट में बैठे लोगों को क्यों पता हो, और किसी और के पास पावर क्यों हो कि बैठे बैठे इंटरेस्ट रेट घटा दिया, मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ा दी घटा दी, बैठे बैठे मेरी इन्वेस्टमेंट्स के साथ खेल लिया, ये तो मेरी इनकम है, व्हाई शुड समवन एल्स हैव द राइट। तो उन्होंने कहा एक ऐसी करेंसी बनाते हैं जो डिजिटल करेंसी होगी, जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगी, जिसका कंट्रोल किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक, किसी गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसका कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड होगा, सबके पास होगा। अब आपका सवाल होगा कि ये कंट्रोल सबके पास कैसे होगा? गांव वाली एग्जांपल यहां पे वापस आ जाएगी। पीयर टू पीयर नेटवर्क इसको कहते हैं। मतलब जैसे गांव में हर घर में कागज पे हिसाब बनाया जा रहा था, यहां पे कई सारे कंप्यूटर्स में लेजर यानी कि पूरा हिसाब मेंटेन किया जा रहा है। अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो कई सारे कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड करी जाती है। मतलब अगर कोई गड़बड़ करना चाहे तो वो बाकी सारे कंप्यूटर से मिसमैच कर जाएगा और पकड़ा जाएगा। मतलब करप्शन का स्कोप खत्म, गड़बड़ का स्कोप खत्म। लेकिन एक प्रॉब्लम थी गांव में, जिसका सोल्यूशन भी सतोशी नाकामोटो ने दे दिया। प्रॉब्लम यह थी कि हर किसी को सब हिसाब पता है, क्योंकि हर घर में एक कागज है। यहीं पे वो हमारा वर्ड आ जाता है क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, कि हिसाब हर कंप्यूटर में है लेकिन कोडेड लैंग्वेज में है। एक बार फिर से एक लाइन में बोल रहा हूं कि एक डिजिटल करेंसी है जिसका हिसाब हर सिस्टम में मेंटेन हो रहा है लेकिन कोडेड लैंग्वेज में हो रहा है। मतलब एक बंदा एक बैंक मेंटेन नहीं कर रहा, सब मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन किसी को खबर नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है, क्योंकि उनके सामने कोडेड लैंग्वेज आ रही है। आई होप अब तक बहुत लोगों को काफी चीजें समझ आना शुरू हो गई होंगी, और इसको सिंपल करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। इस वीडियो के एंड तक इस टॉपिक पे आपकी नॉलेज कई गुना बढ़ चुकी होगी, समझ, अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ चुकी होगी। अब बिटकॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं ब्लॉकचेन, और ये ब्लॉकचेन एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, ये सिर्फ करेंसी में नहीं, आने वाले टाइम पे दुनिया का एक पार्ट होगी। कई सारी जॉब्स, अगर आप करियर ढूंढ रहे हो तो कई सारी जॉब्स ब्लॉकचेन में क्रिएट होंगी। अगर आप YouTube चैनल बनाना चाह रहे हो, कई सारी वीडियोस ब्लॉकचेन के अराउंड होंगी। ये हेल्थ केयर में होगा, एडमिन में होगा, कई जगह होगा। तो ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक्स की चेन। अब बिटकॉइन में या किसी भी ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी में कैसे काम करता है, जैसे हमने समझा कि हिसाब जो है वो कई सारे सिस्टम्स में मेंटेन हो रहा है, तो ये ब्लॉक्स की चेन कई सारे सिस्टम्स में मेंटेन हो रही है, लेकिन आपस में ट्रांजैक्शंस की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए ये टेक्नोलॉजी काम आती है कि हर ब्लॉक में कई सारी ट्रांजैक्शंस हैं, राइट? और जो उस ब्लॉक की लास्ट ट्रांजैक्शन होगी वो अगले ब्लॉक में सबसे ऊपर लिखी होगी, ताकि ये चेन बनती रहे, आपस में कनेक्शन बनता रहे, हिसाब कहीं बिगड़े ना, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक हिसाब कैरी होता जाए। जैसे एक पेज से अगले पेज पे चीजें पहुंच रही हैं तो सिस्टम बना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक में जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है P2S 10 बिटकॉइन। पुष्पा ने श्रीवल्ली को 10 बिटकॉइन दिए। बट टाइम बाद कोई मूवी देखी है ना, उसका असर पूरा इस वीडियो में आ रहा है, पुष्पा आ रहा है इस वीडियो में। सो P2S 10 बिटकॉइन उस ब्लॉक की लास्ट ट्रांजैक्शन है, तो अगली ब्लॉक की पहली ट्रांजैक्शन होगी P2S 10 बिटकॉइन, ताकि हिसाब कैरी फॉरवर्ड हो जाए और ये ब्लॉक्स की चेन चलती रही। लेकिन जैसे मैंने बताया ये सब कोडेड लैंग्वेज में होगा, नाम नहीं लिखे होंगे, पुष्पा नहीं लिखा होगा, श्रीवल्ली नहीं लिखा होगा, ये सब कोडेड लैंग्वेज। अब हमारी स्टोरी में अगर कोई गांव से दूर जाकर नदी पार कर कर मटेरियल लेकर कारीगरों को मिलकर वो बड़ा सा पत्थर बनवाकर भार उठा के वापस गांव में लेके आता था, तो वो पत्थर उसका होता था, उसको एक रिवॉर्ड मिलता था। इस चीज से आप समझ पाओगे कि बिटकॉइन सिस्टम में आते कैसे हैं। अब
ये जो पूरा हिसाब किताब है कई सारे सिस्टम्स में मेंटेन किया जा रहा है, इसके पीछे कॉम्प्लेक्स मैथ कैलकुलेशन होती है, स्पेशल सॉफ्टवेयर लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो जो लोग इस चीज को कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? सिस्टम लगा रहे हैं, सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं, कर सब कुछ सिस्टम रहा है, लेकिन पीछे तो उनका टाइम और पैसा है। तो इसके बदले में उनको बिटकॉइन मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं, और जिनको बिटकॉइन मिल रहे हैं उनको हम माइनर कहते हैं। माइनिंग को अगर आप समझना चाहते हो कैसे ये काम करता है, माइनर कौन होते हैं, इस चीज को अगर आप समझना चाहते हो सिंपल तरीके से, तो नीचे कमेंट्स में बताना, मैं स्पेशल वीडियो माइनिंग के ऊपर लेके आऊंगा। इस पूरे प्रोसेस को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, लेकिन आप कमेंट्स में बता दोगे, हुक्म कर दोगे, बंदा सेवा में हाजिर हो जाएगा। टोटल जो सतोशी नाकामोटो ने डिसाइड किया, अब तक किसी को नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो एक बंदा है या कोई कोडर्स का ग्रुप है, ये सीक्रेट है। बट उन्होंने डिसाइड किया कि इसकी एक फिक्स नंबर होगा, 21 मिलियन बिटकॉइंस आएंगे इस दुनिया में, जिसमें से 18.95 मिलियन के आसपास आ चुके हैं, अराउंड 19 मिलियन आ चुके हैं। इस वजह से एक वैल्यू रहेगी, अगर अनलिमिटेड हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, राइट? सो 21 मिलियन एक नंबर है, इस नंबर तक ये बिटकॉइंस जनरेट करे जाएंगे, मार्केट में आएंगे, फिर एक्सचेंज होते रहेंगे, उनके प्राइस के प्लस माइनस के साथ, उनकी यूटिलिटी के साथ चीजों में फर्क आता जाएगा, और आ रहा है। 50 रुपए से 50 लाख तक गया है। अब 2008 में जब इसको लॉन्च किया गया तो कुछ लोगों ने तो इसका मजाक उड़ाया, क्या है, नया कोई फैशन आया, नया कोई ट्रेंड आया। कुछ लोगों ने इसको समझने की कोशिश नहीं करी, जिनमें से मैं भी एक था, कि छोड़ो यार, आई है चीज, चले जाएगी। कुछ लोगों ने इसको समझने की कोशिश करी कि फ्यूचर की चीज है, आने वाले टाइम की चीज है, इसके अंदर घुसते हैं। लेकिन नेक्स्ट हेडलाइन जो बनी वो बनी 2010 में, क्योंकि 2010 में क्या हुआ, 2010 में पहली बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन हुई। फ्लोरिडा के एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जिनका नाम था लेज़लो, उन्होंने 10,000 बिटकॉइंस देकर, क्योंकि उस वक्त उसकी वैल्यू बहुत कम थी, 10,000 बिटकॉइंस देकर पापा जॉन्स के 2 पिज्जा लिए। बिटकॉइन की हिस्ट्री में इस दिन को पिज्जा डे भी कहते हैं। जस्ट इमेजिन अगर आज भी उसके पास वो 10,000 बिटकॉइंस होते, उनकी वैल्यू कितनी होती, करोड़ों में होती। लेकिन इस पापी पेट को भरने के लिए क्या नहीं करना पड़ता ठाकुर साहब। काश उस प्रोग्रामर को किसी ने समझाया होता कि भाई नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी, नए कॉन्सेप्ट्स को रेवोल्यूशन बनने में टाइम लगता है। उस दिन वो पहली ट्रांजैक्शन हुई बिटकॉइन की हिस्ट्री में, लेकिन उसके बाद उसका चेन देखो, उसकी ग्रोथ देखो, वो बढ़ता गया और कहां पहुंच गया। अब एक बार क्विकली आप बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2009 में इसकी वैल्यू 0 थी, और फिर 2010 में हुआ पिज्जा डे। अब 2011 में इसकी वैल्यू थी $1, जो उस टाइम पे था 54 रुपीज, और इसी साल इसमें बुल मार्केट आई। एक ही साल में इसकी वैल्यू 30 टाइम्स हो गई, यानी कि $1 से $30 हो गई। अब 2012 में सिस्टम में कुछ चेंजेस आए, सिक्योरिटी और स्ट्रांग हुई, सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए, इस चक्कर में इसमें एक फॉल आया। कुछ लोगों को तो उस टाइम पे लगा कि ये अब गिर गया, अब ये गिर जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, लेकिन कुछ लोगों को लगा फॉल है, इस टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए। और फिर 2013 में इसने फिर से बुल मार्केट पकड़ ली, और जो प्राइस थी वो $1,000 पहुंच गई, $30 से $1,000। अब ये 2017 जो था ना, ये बिटकॉइन की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट था। प्राइसेस $1,000 से $2,000 होते हुए $19,000 पहुंच गए। इमेजिन, जो चीज 2009 में 0 थी, वो 2017 में 19,000 USD थी, मतलब 13-14 लाख रुपए थी। अब 2020 में कोविड आया, पैंडेमिक आया, हर चीज गिरी, लेकिन जहां हर चीज गिर रही थी, बिटकॉइन बढ़ रहा था। $29,000 US पहुंच गए 2020 में, और 2021 जिसको हाईएस्ट कहा जाता है बिटकॉइन की हिस्ट्री में, कितना पहुंचा ये, $68,000 US, और आज की डेट में ये अराउंड $43,000 US है। अब अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो 2017 में इंडिया में बिटकॉइन की चर्चा शुरू हो गई। इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने इधर इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लेकिन जब कोई नई चीज आती है तो एकदम से उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। गवर्नमेंट ने इसको पॉन्जी स्कीम कह के साइडलाइन कर दिया। आरबीआई ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इससे बच के रहने की एडवाइस दी। 2018 में गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया, लेकिन उसी टाइम पे दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही थी। वीजा, पेपैल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज इसको एक्सेप्ट करना शुरू हुई। इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस बनना शुरू हुई, और 2020 में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो से बैन हटा दिया। इसमें इन्वेस्ट करना, होल्ड करना, बाय करना, सेल करना परमिट कर दिया। एंड देन अभी रिसेंटली 1 फरवरी 2022 को जब इंडिया का बजट प्रेजेंट किया गया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब क्रिप्टो के बारे में बजट में बात करी, इसके ऊपर टैक्सेशन की बात करी, इसकी गाइडलाइंस आई, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसको वेलकमिंग देखा गया
कि जो गवर्नमेंट इस पे बैन लगा रही थी, जो इसको पॉन्जी स्कीम कह रही थी, वही गवर्नमेंट आज इसके बारे में एक्सेप्टेंस दे रही है, इसके बारे में बात कर रही है, इसके बारे में गाइडलाइंस बना रही है। तो अभी प्रोग्रेस चल रहा है। मैं भी पहले इस करेंसी का मजाक उड़ाता था, फिर मैंने कहा छोड़ो, मुझे नहीं समझना, ये आएगी और जाएगी। और अब मुझे लगता है कि जैसे मैंने राइट टाइम पे यूट्यूब को समझा था, मुझे राइट टाइम पे फ्यूचर की चीजों को हमेशा समझना चाहिए। दैट इज वाई मैं इसके अंदर और रिसर्च भी कर रहा हूं। इंडियन बजट में जो क्रिप्टो करेंसी की बात हुई थी, उसकी टैक्सेशन को अगर आप समझना चाहते हो, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आएगा क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे टैक्सेशन काम करेगी। और बहुत लोगों को यह नहीं पता कि इंडिया में भी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है। बहुत लोगों के लिए नई चीज होगी। रग रिपब्लिक जो कि एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, डेकोर इंडस्ट्री में पहली कंपनी है जिसने बिटकॉइन में पेमेंट्स लेना शुरू कर दिया है। और एक सपना नाम की ऑनलाइन बुक स्टोर है, ये दोनों बिटकॉइंस और ऑल्ट कॉइंस में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, बेंगलुरु का ये सूर्यवंशी रेस्टोरेंट, आप यहाँ पे खाना खाओ, पेमेंट बिटकॉइन में कर सकते हो। तो करते करते हम यहां तक आ चुके हैं, इसकी एक्सेप्टेंस, इसकी मार्केट वायबिलिटी यहां तक पहुंच गई है। एक्सेप्टेंस के ग्राफ की बात करें तो ये वो कंट्रीज है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के सबसे ज्यादा इन्वेस्टर, और इंडिया में 9% है। ये वैसे ही क्रिप्टो अगर कोई इंसान होता, सोचो, पहले कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पहले लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनाई और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। क्या बात है। इस बात पे क्रिप्टो के लिए चीयर्स, मतलब H2O वाला चीयर। अब आ गए हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में कि क्रिप्टो करेंसी में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो पहली चीज मैं यहां बहुत क्लियरली बोलूंगा कि क्रिप्टो करेंसी को वन टाइम मनी मेकिंग प्लान मत समझो कि आज रात को 100 लगाए, कल मेरा 1000 बन जाए। इसको, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट को हम समझते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करते जाते हैं, शुरू में नॉलेज कम होते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक करेंसी है, इसलिए इसकी नॉलेज भी गेन करो, इसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन उतना करो जितना आपका रिस्क टेकिंग अलाउ करे। ऐसा ना हो कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में कर दी या उधार लेके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूंगा, जो मैं करता हूं वही सजेस्ट करूंगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट क्रिप्टो करेंसी में करता हूं, सारी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में नहीं करता। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कुछ स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ क्रिप्टो करेंसी में, जितना साइज आपका पोर्टफोलियो का है। तो मेरी ये जो कोशिश थी कि आपको बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन सिंपल लैंग्वेज में पहुंचे, आई होप कि मेरी ये कोशिश आपके काम आई होगी। इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके और वीडियोस देख सकते हो। बहुत बार मैंने बहुत सारे नॉलेज बाइट्स क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के रिलेटेड शेयर किए हैं, खुद को और अपडेटेड कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट्स में बताना। आजकल मैं इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे बहुत रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि आई नो ये फ्यूचर की चीज है और आज इसके ऊपर रिसर्च करने का राइट टाइम है। सो जो भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।